नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज आप लोगों के विशेष मांग पे मैंने जो है लूसेंट का साइंस फिर से शुरू कर दिया है। मैं पहले एक बार आपको बता दूं कि जो हम लोग नोट्स तैयार कर रहे थे, आज 30 दिनों में हमने 30 दिन के क्लास में हमें पूरा लूसेंट ख़त्म करना था। 20 दिन करके 21 दिन करके मैंने इसे छोड़ दिया था। ये पूरा जो है हर डे वाइज जो है सारे समरीज हमने लिखे हैं। तो 20 दिन का हमने जो है करके छोड़ दिया था। 21वां दिन जो है हमें करना था। तो 21वां दिन में देखिए लूसेंट में पेज नंबर 198 से 208 यानी कि 10 पेज, और नोट्स में हमारे 159 से 264। देखिए दोस्त, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है। मैंने सोचा कि फिजिक्स आप लोग बुक में से ही पढ़ लेंगे, लेकिन आज मैं आपको लूसेंट का साइंस कुछ इस तरह से बताने वाला हूँ कि एक एक शब्द आपको याद हो जाएगा। जी हाँ, एक एक शब्द आपको याद होने वाला है और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है आज साइंस में, और कोशिश करूँगा कि आपसे रेगुलर रहूँ और जल्दी से इसको जो है ख़त्म कर दूँ। तो चलते हैं सीधे पेज नंबर पे। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक हैं। ये सारे नोट्स तैयार हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको सब कुछ याद होने वाला है। अगर पहले आपने भौतिकी नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले भौतिकी विज्ञान डे 21 ध्यान से पढ़िएगा। पहला जो है चैप्टर है मात्रक। जी हाँ, मात्रक मतलब देखिए हम उसमें यही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में आते हैं या आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक में सीधे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए लंबाई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मली पता होगी, जैसे लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ का परिमाण जो है मोल में नापते हैं। ये चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप आराम से इसको देख सकते हैं। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ आने वाली हैं जो कि आपको समझना है, यह रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, ये पहले पेज में नॉर्मल ध्यान में रखने वाली चीज़ें होंगी, लेकिन आगे चल के आपको बहुत चीज़ें समझने वाली होंगी। एक बार समझ लिया तो मैं एकदम वादा नहीं, दावा कर रहा हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए मात्रक में आगे देखते हैं समतल कोण। समतल कोण को मापते हैं रेडियन में, घन कोण को मापते हैं स्टेरेडियन में, दूरी को प्रकाश वर्ष में। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि दूरी का मापक जो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो वर्ष, हम लोग कितने लोग वर्ष देख के इसको समय का मार देते हैं। नहीं, प्रकाश वर्ष जो है दूरी। प्रकाश वर्ष है क्या, समझिएगा। वर्ष मतलब होता है साल, और प्रकाश का होता है प्रकाश। मतलब प्रकाश द्वारा एक साल में जो चाल चला जाता है, दूरी चली जाती है, उसी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश की चाल जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप जोड़ लीजिए कि एक दिन में कितना सेकंड होता है और उसको फिर 365 से गुना कर दीजिए। ऐसे करते करते 1p, एक प्रकाश वर्ष बराबर आ जाता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। जी हाँ, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ये देखिए, आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि कितना होता है, अगर याद नहीं हो तो सीधे आप देख लीजिए कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और फिर ये एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और साल में होते हैं 365 दिन। यही जो है एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो आप जब निकालेंगे तो ये जो है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर आ जाएगा।
ये किलोमीटर में है। अगर इसको आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से फिर गुना कीजिए, ये किलोमीटर में है। समझ में आ गया। और सबसे बड़ी दूरी जो अगर पूछे कि सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश का कौन सा होता है, यानी अधिक से अधिक प्रकाश को हम पार्सेक में नाप सकते हैं। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, मतलब इसका भी लगभग 3.25 गुना। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर और एक पार्सेक बराबर इतना प्रकाश वर्ष, 3.26। अब देखिए इसको मैं आपको अभी याद करवाने वाला हूँ। ये बार बार जो है मैं देखता हूँ कि प्रश्न आ जाता है, बार बार ये प्रश्न आ जाता है। इससे प्रश्न अगर आपको ये चीज़ याद हो गई तो इससे कहीं से भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से आंसर दे पाइएगा। तो सबसे पहले तो गिनती याद कर लीजिए, 1 2 3 लाइन से है, इसका 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 9 12 15 18, ठीक है यहाँ तक। वैसे ही ये चीज़ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, -1 -2 -3, उसके बाद फिर -6 -9 -12 -15 -18, 3 का पहाड़ा पढ़ लिया, गिनती याद हो गई। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मैंने कलर इसलिए अलग अलग किया है, ये तीनों आप एक साथ याद कीजिए। डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो है ना, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा और टेरा पेटा एक्सा, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। डेका हेक्टो किलो, उसके बाद मेगा गीगा और टेरा पेटा एक्सा। अब आपसे पूछेगा प्रश्न में कि 1 गीगा बराबर कितना होता है। ये सब 10 का घात है, ये 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 6 है, ऐसे है। तो 1 गीगा तो आप लोग ऐसे करके याद कीजिएगा, है ना, ऐसे इसको ढक लीजिए। डेका हेक्टो किलो, अब मेगा गीगा 5 पे आ रहा है। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो 5 नंबर पे कितना है, 1 2 3 और 3 के पहाड़ा फिर 3 दूना 6 और 3 3 9, 10 के पावर 9 हो जाएगा। कितना आराम से याद हो गया। अच्छा पूछेगा कि पेटा बराबर, तो पेटा 15 ऐसा ही लगता है सेम, लेकिन अगर आपको करना हो तो ऐसे ही याद कीजिए। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा कितना नंबर पे आया, 7 नंबर पे। तो 1 2 3 और फिर 3 का पहाड़ा, 3 दूना 6 3 3 9, 3 चौका 12 3 5 15, यानी 1 पेटा बराबर 10 के पावर 15। आराम से याद हो गया। तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। कुछ इसी प्रकार इसको भी आपको याद रखना है। डेसी सेंटी मिली, तीनों एक साथ, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो एक साथ, अब पिको फेम्टो एट्टो, आसानी से याद होगा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। अब आपसे पूछेगा, एक बार प्रश्न मेरे में आया था, मुझे ये चीज़ में कंफ्यूज हो गया था तो गलत मार दिया था मैंने। पूछा था कि 1 फेम्टो में कितना होगा, मैंने पिको समझ के मार दिया 15। यहाँ पे 1 फेम्टो में कितना होगा, तो मैंने इसको पिको समझ लिया था, या फिर शायद प्रश्न आया था 1 पिको में कितना होगा, तो मैंने 15 मार दिया था। लेकिन अगर मैंने ये से पढ़ाया था कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो अब पिको, पिको आता है 6 नंबर पे। तो 1 2 3 3 दूना 6 3 3 3 चौका 12, 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 होता है 1 पिको। आराम से तो ये मात्रक आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, और अब मैं अभी अभी एकदम आपके सामने लिखूँगा ताकि आपको याद रहे। अब देखिए ये है सदिश, सदिश, स जुड़ा हुआ है ना इसमें, सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा नहीं हो, है ना। विस्थापन, अब देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ आपको हिंदी में नहीं समझ में आए ना फिजिक्स में, उसका अंग्रेजी मीनिंग आप निकालिएगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
अब विस्थापन मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जब मैंने खुद थोड़ा सा पढ़ा तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है, मुझे पता चला। डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, तो देखिए पेपर पे समझाता हूँ। आप इस बिंदु से चले, यहाँ से आप यहाँ चले, यहाँ से आप यहाँ चले, यहाँ से आप यहाँ चले, यहाँ से आप फिर यहीं पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आप डिस्प्लेस हुए ही नहीं, उसी जगह पे है। यही होता है विस्थापन, ठीक है। अच्छा, त्वरण क्या होता है? त्वरण का मतलब क्या होता है? मुझे भी पहले ये त्वरण भी मुझे समझ में नहीं आता था, ये त्वरण भी मुझको समझ में नहीं आता था। तो देखिए त्वरण का जो है इंग्लिश मीनिंग होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन होता है। अब कहेंगे कि अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? आपको समझाने के लिए। एक्सेलरेशन, गाड़ी में एक्सेलेटर होता है ना, एक्सेलेटरों को ऐसे चढ़ाते हैं तो क्या होता है? एक्सेलेटर को चढ़ाते हैं तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, डाउन करते हैं तो गाड़ी का स्पीड कम जाता है। यानी त्वरण जो है, एक्सेलरेशन, गाड़ी, कोई भी गाड़ी नहीं, कोई भी चीज़ की जो गति जो होती है, बढ़ने की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। किस हिसाब से कितने मिनट में कितना स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, त्वरण प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, ठीक है। त्वरण समझ में आ गया, ये गति बढ़ने की दर को बोलते हैं। अच्छा, वृत्तीय गति यानी एक वृत्त पे कोई वस्तु चक्कर लगा रही हो सीधा, तो उसकी गति को हम लोग कौन सा गति बोलते हैं? वृत्तीय गति। कोणीय गति क्या होती है? तो अगर इसको हम कोण से लेंगे, अगर ये मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ से चली और यहाँ आके रुकी, तो इसकी जो है ये गति जो है, ये दूरी कोणीय दूरी हो जाएगी। इतनी ही दूरी चली तो ये वृत्तीय तो होगी नहीं, तो इसको हम लोग वृत्त मान के एक कोने से ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? कोण, कितने कोण पे जो है ये बना के गति कर रही है, ये कोणीय गति हो गई। अब यहाँ पे पाई के मान की गणना आर्यभट्ट ने की थी। जी हाँ, पाई का मान जो होता है, इसकी गणना किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आगे बहुत कुछ हम लोग समझने वाले हैं, एकदम ऑन द स्पॉट मैं आपको लिख के बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी बस छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है कि आपको पहले से पता भी हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपने आज तक रट्टा मारा है, उसको मैं आपको कंप्लीटली याद करवा देने वाला हूँ। अच्छा, ये है संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग, स को अलग कर दीजिए, वेग को अलग कर दीजिए। वेग तो वेलोसिटी हो गया v, और ये हो गया स, मतलब समझिए इसका सर्वोच्च भार हो गया mv। मतलब कोई वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को गुना कर देंगे तो उसका संवेग आ जाता है। यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। यानी कोई चीज़ भारी है, अच्छा कोई चीज़ भारी है, एक 100 किलो का मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और एक 1000 किलो का ट्रक, वो भी 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। किसका संवेग ज़्यादा है? तो ट्रक का संवेग ज़्यादा है, क्योंकि ट्रक जो है उसको ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा रुकने के लिए। इसको जो है ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा रुकने के लिए, बाइक तो तुरंत रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइक का संवेग कम है। क्यों कम है? तो यहाँ पर 100 गुने 40 होगा। अगर हम संवेग निकालेंगे तो 400 ना होगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 40,000 हो जाएगा। तो ये था संवेग। अब आपको न्यूटन का गति नियम समझाते हैं। न्यूटन का गति नियम ध्यान देंगे। कभी कभी प्रश्न आता है कि बल की परिभाषा किससे मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से, द्वितीय गति नियम से। ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी टकराते हैं। तो न्यूटन का गति नियम देखिए, 1, 2, 3 मैंने तीनों को यहीं पर समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो पहला जो न्यूटन का गति नियम आया, पहला ही नहीं मतलब न्यूटन का पूरा गति नियम, जब भी गति नियम शुरू हुआ पहला से, तो शुरुआत कहाँ से हुई? 1687 में प्रिंसिपिया एक पुस्तक थी। ये पुस्तक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रिंसिपिया क्या है? न्यूटन की पुस्तक है। ऐसा नहीं कि आप लोग जगह या किसी लड़की का नाम समझ लीजिएगा। प्रिंसिपिया क्या है?
एक पुस्तक है 1687 में न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया पुस्तक में जो है इसका वर्णन करना शुरू किया था। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद ये बल की परिभाषा कैसे देता है ये जानते हैं। देखिए, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या होता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या होता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करती है या उसकी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। जैसे कि अगर ये रखा हुआ है किताब, अब इसमें एक बल है कि एक स्थितिक बल, एक बल जो है कि कारण जो है ये यहाँ पे टिका हुआ है। अब इसमें इसकी स्थिति में परिवर्तन कब होगा? जब इसको हम लोग छुएंगे बाहर से ऐसे ऐसे या उठा के इधर रखेंगे, जब तक बाहरी का बल कार्य नहीं करेगा कोई भी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। यही है न्यूटन का प्रथम नियम। तो यहाँ पे देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिल गई कि बल वही चीज़ है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। तो बल की परिभाषा जो मिलती है वो किससे मिलती है? न्यूटन के प्रथम नियम से। तो आप लोग इसे समझ गए कि इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इससे बल की परिभाषा भी मिलती है। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम जो है वह यह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में, संवेग तो आप लोग जानते हैं, ये जो है एम भी होता है संवेग का वैल्यू। तो संवेग की परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? तो कहने का मतलब है कि जितना आप बल लगाइएगा उतना ही ज़्यादा संवेग बढ़ेगा। सही बात है, जितना ज़्यादा गाड़ी का इंजन का पावर होगा और जितना पावर आप यूज़ कीजिएगा उतना ही ज़्यादा संवेग, क्योंकि गति बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। तो F बराबर एम ए मतलब होता है त्वरण यानी गति बढ़ने की दर और m होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो F बराबर एम ए होता है। यानी यह प्रश्न भी आता है कि बल की परिभाषा, तो यहाँ तो हमें बल की परिभाषा मिलती थी, यहाँ हमें बल का व्यंजक मिलता है, मतलब बल का वैल्यू हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ हो गया। तीसरा जो है, तीसरा नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया। अब किसी को आप मारने जाइएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा, वो भी आपको मारेगा। आजकल का ज़माना यही है। वैसे ही क्रिया की प्रतिक्रिया मतलब कोई वस्तु को आप उस पर बल लगाते हैं तो वो भी आप पर एक बल लगाती है। जैसे बंदूक की गोली आप आगे की तरफ छोड़ते हैं, बंदूक क्या होता है? पीछे की ओर भागता है। बंदूक क्या होता है? पीछे की ओर भागता है। वैसे ही नाव को अगर आप आगे ढकेलते हैं तो आप भी पीछे की ओर आपको धक्का लगता है। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया। अभिकेंद्रीय बल, कोई वस्तु घूम रही है वृत्ताकार पथ पे, तो केंद्र की ओर सीधा ऐसे अगर एक बल कार्य करता है जिसको अभी केंद्रीय बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? कौन सी गति से यह चल रही है, और r जो है ये त्रिज्या है। तो अभी केंद्रीय बल हम लोग ऐसे निकालते हैं mv²/r। तो ये अभी केंद्रीय बल है। ये अपकेंद्रीय बल क्या है? तो अपकेंद्रीय बल यही बल है, लेकिन ये बल सीधा नहीं लग के ये ऊपर से लगता है। ये बल कहाँ से लगता है? ऊपर से। तो ये अभी क्या था? बल ऐसे लग रहा था चारों तरफ से एक वृत्त के, है ना। अभी अपकेंद्रीय बल जो है ये सीधा ऐसे लगेगा, ये सीधा जो है ऐसे लगेगा। तो ये क्या है भाई? ये अपकेंद्रीय बल है, यानी लंबवत। कोई जो है वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, मान लीजिए कि ये मक्खन निकालने वाला है, इसको ऐसे हम लोग घुमा रहे हैं, है ना। तो ये घूम तो रही है लेकिन बल कहाँ से लग रहा है? ऊपर से लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में लगे हुए बल को हम लोग अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। मतलब केंद्र पे लग रहा है लेकिन ऊपर से लग रहा है, साइड से नहीं लग रहा है। अब जैसे दूध से मक्खन निकालना, ये प्रश्न आता है, दूध से मक्खन निकालना कौन से बल का उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल का। तो हम लोग मक्खन निकालते हैं ना, एकदम सीधा एकदम ऐसे करते हैं, मक्खन जो है अपने आप साइड होते जाता है। तो दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल का
उदाहरण है। तो ये पेज आराम से आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने देखा जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनती है। आगे बहुत कुछ आने वाला है। 59 से 64 हम लोग 6-7 पेज में पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग आ गए कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य में होता है बल गुने विस्थापन। अब विस्थापन तो मैंने आपको इसलिए बताया था, देखिए आप यहाँ से चलें और घूम के फिर यहीं पहुँच गए तो कितना कार्य हुआ? 0 कार्य हुआ। आपको मैं छोड़ के गया कि भाई तुम यहाँ हो, आपको चल के यहाँ पहुँचना है, ठीक है। आप 5 चक्कर मार लिए, थक गए, ठीक है, लेकिन घूम घुमा के फिर आप यहीं पे है। मैं आया तो मैंने देखा कि आप यहीं पे हैं, तो मैं अब क्या बोलूँगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया। जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होती है अपने स्थान से, कार्य करना नहीं बोलते हैं, क्योंकि चली गई दूरी तो बहुत है लेकिन विस्थापन क्या है? 0 है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल मान लीजिए कि आप 1,00,000 न्यूटन या 1,00,000 न्यूटन आप बल लगा दिए। अब विस्थापन क्या है? 0 है, तो पूरा ना वैल्यू है 0 कर देगा, कार्य तो 0 हो जाएगा। तो वही बात है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। गति, जो वस्तु गति में होती है, गति में जो होके ऊर्जा उत्पन्न करती है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो एक बाइक भी आया था काइनेटिक बॉस करके, टीवीएस का, पता नहीं किसका था, तो बजाज काइनेटिक आया था। तो एक गतिज ऊर्जा जो है, ये काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², जहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है। वैसे ही स्थितिक ऊर्जा जो है वो होता है, वो कुछ नहीं, वो सीधा होता है mgh, mdh मसाला नहीं, mgh द्रव्यमान, हाइट, और g होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये होता है PE, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। इसको KE, काइनेटिक, K से होता है वेग। समझ जाइए, इसमें वेग है नहीं है, क्योंकि स्थितिक ऊर्जा है, वस्तु जो है स्थिर है, और ये गतिज ऊर्जा है, वस्तु गति में है, इसलिए इसमें v² आ गया। बाकी m तो दोनों में है, द्रव्यमान तो दोनों का है। एक वस्तु में v है मतलब वेग है, एक में v नहीं है ना। बस अब देखिए आपके सामने मैं ये सब चीज़ आपको याद करवाने वाला हूँ, सब चीज़ आपको याद करवाने वाला हूँ। किसका? ये हमेशा जो है प्रश्न आके हम लोग को तंग करते रहता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बार बार। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस सब का यूज मैं आपको अभी का अभी याद करवाने वाला हूँ, एकदम प्रैक्टिकली। अब देखिए, जैसे डायनेमो है ना, डायनेमो का कार्य क्या है? क्या करता है डायनेमो? तो डायनेमो जो है वो विद्युत उत्पन्न करता है। कैसे विद्युत उत्पन्न करता है? तो वो घूमता है। क्या होता है? मशीन डिग 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 करके वो मशीन घूमता है, और जितना तेज घूमेगा उतनी तेज बिजली पैदा होगी, है ना। तो मशीन घूमता है मतलब यंत्र घूमता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। कहिए, इसको रटने की जरूरत है? बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। यंत्र चलता है, मशीन चलता है, और विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। मोमबत्ती। अब मोमबत्ती क्या है भाई? देखिए, कुछ भी इसके अलावा और कुछ भी पूछ सकता है, आप उसको प्रैक्टिकल सोचिएगा। अब मोमबत्ती को हम प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि मोमबत्ती जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, धुआं उत्पन्न होता है, यानी रासायनिक क्रिया हो रही है। और रासायनिक क्रिया होने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें रोशनी मिल रही है, हमें हीट मिल रहा है ना। रोशनी मिल रही है, हीट मिल रहा है। तो मोमबत्ती से बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, नहीं रोशनी मिलती है। तो यहाँ पे क्या है? ऊर्जा मैं सब में नहीं लिखूंगा। रासायनिक से क्या मिलता है हमें? प्रकाश, और ऊष्मा भी लिख सकते हैं आप लोग। रासायनिक ऊर्जा से हमें प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। अच्छा, माइक्रोफोन क्या होता है? माइक होता है। आप लोग इस जैसे कि ईयरफोन खरीदिएगा ना, तो 30 रुपये वाला ईयरफोन खरीदेगा ना, उसमें माइक नहीं देगा, मतलब आपको खाली गाना सुनिए, आवाज़ नहीं जाएगा यहाँ से, है ना। तो आप माइक में क्या डालते हैं? अपनी आवाज़ डालते हैं,
और वो आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक वेव के रूप में दूसरी जगह पहुंचती है ना। तो माइक्रोफोन में हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ध्वनि। ध्वनि ऊर्जा से यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। क्योंकि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हुई तो अगला जगह आवाज़ कैसे पहुंचेगा। आप यहीं से बोल के अपने, मान लीजिए मेरा घर 2500 किलोमीटर है, तो यहाँ से बोल के तो पहुंचा नहीं सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचता है। मैं बोलता हूँ, मैं अपनी ध्वनि देता हूँ और वो ध्वनि विद्युत के रूप में हमें वहाँ पहुँचती है, वहाँ फिर हमें वो ध्वनि के रूप में मिल जाती है। अच्छा, माइक्रोफोन का उल्टा है लाउड स्पीकर। माइक का लाउड स्पीकर दोनों उल्टा चीज़ है। माइक में हम लोग अपना आवाज़ देते हैं, ये विद्युत के रूप में पहुंचता है। यहाँ पे हम लोग विद्युत डालते हैं, इसमें करंट दौड़ाते हैं और ये हमें ध्वनि देता है। मतलब ये विद्युत से ध्वनि, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। सोलर सेल, ये तो बहुत ईजी है। सोलर सेल में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। बहुत आसान है। देखिए कैसे हमको याद भी होते जा रहा है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में हम लोग क्या डालते हैं, करंट डालते हैं, विद्युत डालते हैं, और विद्युत डालने पर हमको क्या मिलता है, प्रकाश ऊर्जा मिलता है और ऊष्मा ऊर्जा भी मिलता है। विद्युत बल्ब में भी वही होगा, इजी है। अच्छा, विद्युत मोटर, ये मोटर और डायनेमो दोनों एक दूसरा के अपोजिट है। डायनेमो को घुमाते थे तो विद्युत मिलता था, और मोटर में हम लोग विद्युत डालते हैं तो ये घूमना शुरू करता है ना। यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, है ना। विद्युत, जब तक हम लोग मोटर में लाइन नहीं दौड़ाएंगे तो मोटर घूमना नहीं शुरू होगा, वही चीज़ है। अच्छा, विद्युत बल्ब, बल्ब में भी वही काम है। बल्ब में क्या है, विद्युत डालते हैं, से क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है या फिर ऊर्जा ऊष्मा मिलता है। विद्युत सेल क्या है, बैटरी। अब बैटरी में अंदर क्या होता है, मसाला भरा हुआ रहता है, केमिकल डाला हुआ रहता है, केमिकल रिएक्शन करके हमें विद्युत मिलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा है। यहाँ पे क्या है, रासायनिक ऊर्जा से हमें क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है। सितार में क्या है, तो सितार में क्या, सितारे की यंत्र है। यंत्र हम लोग टिंग टिंग बजाते हैं, ध्वनि निकलता है ना, तो यहाँ पे यांत्रिक से हमें ध्वनि ऊर्जा मिलती है। अब बताइए कि ये इतनी चीज़ें रटने की ज़रूरत थी, बिल्कुल भी नहीं। रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब हम लोग खाली ध्यान में खुश है कि हमें ये चीज़ें जो है कहाँ यूज कब होती है, कैसे यूज होती है, हम लोग उसमें क्या डालते हैं और हमें क्या मिलता है। इतना बस अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको ये आराम से बन जाएगा। जरूरी नहीं कि 10 चीज़ें पूछे, इसके अलावा भी कुछ और भी पूछ सकता है। इसके अलावा और जैसे आप सब घड़ी पूछ दे, मान लीजिए घड़ी है मेरे सामने, अभी घड़ी में क्या होता है, घड़ी में बैटरी लगाते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा देते हैं, और घड़ी फिर क्या करती है, घूमना शुरू करती है, यानी घड़ी में हो जाएगा विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा। इजी था। तो ये इसका है। आगे चलते हैं। आगे है शक्ति। शक्ति को मापते हैं हम लोग वाट में। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, है ना। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। कार्य जो है, कितना कार्य कितना समय में हुआ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक कार्य को 1 घंटे में करता है और मैं उसी कार्य को 15 मिनट में कर देता हूँ, तो किसकी शक्ति ज़्यादा है, मेरी शक्ति ज़्यादा है। क्योंकि समय हम क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, है ना। समय हम लोग क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। कार्य मान लीजिए कि 1 है और हम लिए 4 घंटा और अगला 2 घंटा ले रहा है, तो यहाँ समय क्या हो गया, कम गया। ये कार्य है और ये समय है। एक आदमी ले रहा है 4 घंटा, एक आदमी ले रहा है 2 घंटा, तो कौन, किसका शक्ति ज़्यादा है, 1/2, क्योंकि ये आधा है और ये 1/4 है। ये छोटा हो गया देखिए, और ये बड़ा हो गया। तो समय जितना कम, शक्ति उतना ज़्यादा। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, और समय का होता है सेकंड, यानी शक्ति का हो जाता है जूल बटे सेकंड, जिसको हम लोग मापते हैं वाट में। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। घर में हम लोग 1 यूनिट बिजली यूनिट में आता है ना, कितना यूनिट खर्च किया है आपने, ऐसे यूनिट में आता है। तो यूनिट में आने का मतलब है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। देखिए यूनिट निकालना बता रहा हूँ आपको।
1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 किलोवाट में 1 मेगावाट होता है। 1000 किलोवाट में 1 मेगावाट होता है। 1 मेगावाट तो मतलब देखिए 1 मेगावाट में होता है 10 के पावर 6 वाट। कैसे होता है तो देखिए किलोवाट को आप लोग जब गुना कीजिएगा, यहाँ देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट हो गया, है ना। और 1000 यहाँ पे देखिए 1000 किलोवाट बराबर 1 मेगावाट हो गया। अब 1 मेगावाट को आप लोग किलोवाट में चेंज कीजिएगा, 3 गो जीरो इसमें 3 गो जीरो इसमें, 10 के पावर 6 वाट हो जाएगा, खाली वाट में चेंज कीजिएगा तो। अच्छा, 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। ये हम कभी कभी प्रश्न आते रहते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है तो 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है तो कुछ नहीं, किलोवाट में 1000 वाट होता है ना, घंटा में कितना सेकंड होता है 36 सेकंड, गुना कर दिए, यही होता है 1 यूनिट। गुना कीजिएगा तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल सेकंड बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तो सेकंड भी आपने 60 सेकंड तो सेकंड जूल सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 1 यूनिट का जो है मात्रक जूल प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियतांक G बराबर होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ये वैल्यू बस याद रखिएगा आप लोग 6.67, क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं है आपको लंबा गुरुत्वाकर्षण पढ़ाने के लिए। तो इसकी खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में। अब जी का मान देखिए हमेशा परिवर्तन होते रहता है, तो जी का मान जो है स्थान के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे देखिए ध्रुव होता है, पृथ्वी में विषुवत रेखा है, ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी स्थिति में यहाँ परिवर्तन नहीं होता। विषुवत रेखा पर यह सबसे कम होता है। ऊपर या नीचे जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, जी का मान घटता है। अब मान लीजिए कि ये कटोरा है, कटोरा। अब कटोरा में आपने एक गोली रखा, कंचा रखिए, कटोरा को गोल 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 घुमाइए, तो अब देखिएगा कि गोली जो है ऊपर आते जाता है। गोली क्या होता है, नचते 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 कहाँ आता है, ऊपर आता है। यानी अगर घूर्णन गति, पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान घटने लगता है, वस्तु ऊपर उठने लगेगी। और पृथ्वी की यहाँ पे घूर्णन गति अगर घट जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा। मतलब कि पृथ्वी जितनी स्पीड से घूम रही है, अगर ये घूमना बंद कर दे, एकदम स्लो हो जाए, तो हम लोग धरती से चिपके रहेंगे, हम लोग उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन यही अगर तेज घूमने लगे तो हम लोग हवा में उड़ने लगेंगे, ऊपर की ओर उठने लगेंगे। तो दोनों मैटर समझ गए। वो गोली वाला उदाहरण समझिएगा, कटोरा में गोली रखते हैं ना, गोल 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 घुमाते हैं, गोली ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी नीचे से गुरुत्वाकर्षण घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि हमने घूर्णन गति बढ़ा दी है। कम एकदम करते हैं, रोक देते हैं, तो गोली वहीं का वहीं सटा हुआ रहता है ज़मीन में। अब यहाँ पे कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी चाल कितनी गुना कर देने पर जो है विषुवत रेखा पर जो है मान जी का 0 हो जाएगा, सब हवा में चले जाएंगे। 17 गुना। अगर पृथ्वी का चाल जितना है अभी, उससे अगर 17 गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर जितनी वस्तुएं हैं वो सभी का वैल्यू कितना हो जाएगा, भार 0 हो जाएगा। सबका भार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। लेकिन 17 गुनी हो चाहे 170 गुना हो, ध्रुव पर ये चेंज नहीं होता। ध्रुव पर ये चेंज नहीं होता, क्योंकि ध्रुव एकदम बीचों बीच है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है कितना भी घूम जाए। अब लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन आता है। लिफ्ट में आप चढ़ें, अब देखिएगा कि लिफ्ट जब ऊपर की ओर तेज़ी से जाता है तो आपको लगेगा कि आप चिपक गए लिफ्ट में, आप लिफ्ट में चिपक गए हैं, यानी आपको अपना भार क्या होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। वही लिफ्ट अगर तेज़ी से नीचे जाता है तो आपको लगता है कि कोई खींच रहा है नीचे, यानी यहाँ पे भार आपका घटा हुआ प्रतीत होता है। अगर लिफ्ट एक समान दर से शुरू में, जैसे ये चीज़ें दोनों चीज़ शुरू में होती हैं, जब लिफ्ट धड़ाक से खुलता है और या फिर लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तब महसूस होता है। लेकिन अगर लिफ्ट शुरू हो गया और काफ़ी ऊंचाई से आप लोग धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, एक समान गति से अगर चल रहा है लिफ्ट, तो आपको कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा, नॉर्मल महसूस होगा। अच्छा, लिफ्ट की डोरी टूट जाए और तेज़ी से लिफ्ट नीचे गए तो लिफ्ट का भार अधिक है, वो तो तेज़ी से आएगा, आप उसमें क्या हो जाइएगा, आपका भार उसमें 0 हो जाएगा, आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आप उसमें गोली की तरह घूमते रहिएगा।
तो ये लिफ्ट से संबंधित 4 क्वेश्चन थे। गुरुत्वीय त्वरण से अधिक वेग। अब देख गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। हमारी धरती हमें एक निश्चित वेग से नीचे की ओर खींचती है, ये उसका गुरुत्वाकर्षण है। उसी त्वरण से, यानी कि गति, त्वरण क्या होता है, गति के बढ़ने या घटने की दर। तो एक निश्चित गति से हमें पृथ्वी नीचे खींचती है। अगर इससे अधिक वेग में आप अगर इससे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण से अधिक वेग आपका हो गया तो आप क्या हो जाएगा, पिंड की छत से जाकर टकरा जाइएगा। तो लिफ्ट जो है, अगर लिफ्ट के अंदर आप हैं और लिफ्ट एक समान गति से नीचे जा रही है, आप भी नीचे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गुरुत्वीय त्वरण से आप तो नॉर्मल वेग में नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये लिफ्ट जो है ये बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। क्या होगा, ऊपर का जो छत है इससे आप क्या हो जाएगा, टकरा जाइएगा। ठीक है ना। तेज़ी से अगर लिफ्ट नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर उछलिएगा और उसके छत में टकरा जाइएगा। तो ये प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमें देखिए पलायन वेग क्या होता है। पलायन मतलब होता है पलायन कर जाना, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए एक्स्ट्रा पावर लगाने की जरूरत पड़ती है किसी भी यान को, किसी भी चीज़ को। आप उड़ के भी जाइएगा तो आपको जब पृथ्वी का वायुमंडल पार करना है तो आपकी गति कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका गति होगा, तभी आप पलायन करिएगा, धरती से बाहर निकलिएगा, वायुमंडल से बाहर निकलिएगा। तो यही पलायन वेग जो है कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। दाब। अब चलते हैं दाब की ओर। दाब क्या होता है, प्रेशर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है ना, पन्ना है, पन्ना पर ये जो ऐसे ऐसे पड़ रहा है दाब है, ये नहीं, ये बल लग रहा है। दाब क्या होता है, हमेशा लंबवत लगता है, सीधा कोई चीज़ को दबा सकते हैं आप, ऐसे करके किसी को नहीं दबा सकते, तो खसकते चला जाएगा। सीधा किसी वस्तु पर जब पड़ेगा कोई बल तभी दाब आएगा, यानी पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल n बराबर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आता है और ये होता है न्यूटन बल का। तो न्यूटन n m स्क्वायर ये होता है बल का नियतांक। तो दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको मापते हैं किसमें, बैरोमीटर में। दाब को किसमें मापते हैं, बैरोमीटर में। एकाएक अगर बैरोमीटर पे अगर पाठ्यांक गिर रहा है, वैल्यू उसका गिर रहा है, तो आंधी तूफान आएगा बहुत तेज। नॉर्मल रह रहा है, सामान्य रह रहा है तो सामान्य रहेगा। धीरे 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 नीचे गिर रहा है मतलब वर्षा होगी। इसी से मौसम का पूरा अनुमान लगाया जाता है। द्रव के अंदर अगर आपको दाब का वैल्यू निकालना है तो H गुने D गुने G। D मतलब होता है डेंसिटी, मतलब कितना घनत्व है, तेल का अलग घनत्व है, पानी का अलग घनत्व है, कितना घना है उस पर डिपेंड करता है। तो H मतलब हाइट हो गया, D मतलब डेंसिटी हो गई, और G तो आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है द्रव के अंदर दाब। अब द्रव में दाब का नियम कुछ समझिए। इस नियम को, प्रश्न इससे आते रहते हैं, और जब आप इसको समझे रहेंगे ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ आप 100 बार रट लीजिए, आपका हर बार कन्फ्यूजन होगा। द्रव में दाब का नियम क्या होता है, दाब जो है द्रव में कैसे काम करती है। देखिए, एक ही क्षैतिज तल पर अगर बल लगा रहे हैं हम लोग द्रव में तो समान दाब लगता है, समान दाब लगता है। मतलब दाब जो है एक ही क्षैतिज तल में लग रहा है तो क्या होता है, सब जगह, मतलब ये मान लीजिए पानी है, ये देखिए पानी है या कोई भी द्रव है, अगर जो है एक ही क्षैतिज तल में, मान लीजिए इस लेवल पर अगर हम लोग लगा रहे हैं, एक लेवल ले लेते हैं, एक क्षैतिज तल ले लेते हैं पानी के अंदर, यहाँ पे हर जगह क्या होगा, दबाव सेम होगा, हर जगह दबाव क्या होगा, सेम होगा। प्रत्येक दिशा में चाहे आप इधर जाइए चाहे आप इधर जाइए, हर जगह दबाव क्या होता है, सेम होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे नहीं। ये क्षैतिज तल में सेम हो गया। गहराई में आप जितना जाइएगा
उतना ज़्यादा बढ़ेगा। आप जैसे देखिए समुंदर में क्या होता है, काफ़ी नीचे जब आदमी को जाना पड़ता है ना, तो जो गोताखोर होते हैं वो नहीं जा पाते बहुत नीचे। क्यों? उनकी जो है शरीर की नसें फट जाएंगी, अंदर इतना ज़्यादा पानी का दबाव रहता है। क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ती है, तो गहराई के बढ़ने के साथ क्या होता है, दाब बढ़ेगा। अच्छा, घनत्व के अधिक होने पर भी बढ़ेगा। घनत्व मतलब कितना घना है। जैसे कि आप मान लीजिए 10 मीटर नॉर्मल पानी में डुबकी लगाते हैं और 10 मीटर तनका अलकतरा में डुबकी लगाए, देखिए बताइए क्या होगा, किसका दबाव ज़्यादा रहेगा, किसका दबाव जो है आप पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अलकतरा का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि अलकतरा ज़्यादा गाढ़ा है, तो ज़्यादा घनत्व है उसका, तो घनत्व के अधिक होने पर जो है दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं प्लवन। प्लवन मतलब क्या होता है, देखिए प्लवन जो है गुण है। प्लवन क्या है, एक गुण है द्रव का। सबसे पहले तो प्लवन किसका गुण है, द्रव का गुण है। प्लवन जो है द्रव का गुण है, ये द्रव में ही रहता है। तो प्लवन पढ़ने से पहले थोड़ा सा देखिए घनत्व पे ध्यान दीजिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व और बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। देखिए ये अपेक्षित घनत्व जो मापा जाता है ये निश्चित ताप पे रहता है ना, निश्चित ताप पर। लेकिन नॉर्मल घनत्व जो होता है, नॉर्मल द्रव्यमान बटे आयतन। तो पहले तो अगर हमें अपेक्षित घनत्व निकालना है तो सबसे पहले हमें घनत्व निकालना पड़ेगा। और घनत्व क्या होता है, तो कितना द्रव्यमान है उसका और उसका कितना आयतन है, तो घनत्व निकल जाएगा। अब घनत्व से हम लोग क्या करेंगे, वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। ये फिक्स होता है ना, ये फिक्स होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये मैक्सिमम होता है। देखिए जल का सब महत्तम घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इससे ज़्यादा जो है नहीं हो सकता। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अपेक्षित घनत्व निकालते हैं। और इसको मापा किस में जाता है, कौन से यंत्र द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा। हाइग्रो नहीं, हाइड्रा होता है जल से संबंधित, तो हाइड्रोमीटर द्वारा। तो सबसे पहले घनत्व अगर निकालना हो तो वस्तु का द्रव्यमान बटे वस्तु का आयतन, तो उसका घनत्व निकल जाएगा। अब उसके बाद अपेक्षित घनत्व निकालना हो तो वस्तु का घनत्व तो निकल चुका है, इस घनत्व को यहाँ डाल देंगे और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब देखिए प्लवन। अब देखिए इसका एक उदाहरण है कि समुद्री पानी में तैरना, बर्फ का पानी में पिघलना। ये ऐसा क्यों होता है भाई, क्या ये प्लवन बल के कारण होता है? नहीं, प्लवन तो होता ही है जल में, लेकिन घनत्व के कारण होता है। समुद्री पानी का घनत्व अधिक होता है तो हम लोग उसमें डूबते नहीं हैं आसानी से, यानी समुद्र में हम लोग आसानी से तैर पाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व नॉर्मल पानी के घनत्व से, सामान्य पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, ये कारण है। बर्फ़ का पानी में पिघलना, एक कटोरी में हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा, इससे पानी के लेवल में क्या अंतर आएगा, तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो बर्फ़ था वो भी पानी का ही भाग था। वो बर्फ़ डालते ही पानी की सतह उसी समय ऊपर उठ जाता है, और वो पिघले चाहे उसमें रहे, बात वहीं पे बराबर ही होती है। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब ये पृष्ठ है, इसको तनाव कर दिए, तान दिए, है ना। एकदम ठेठ भाषा में आपको समझा रहा हूँ। देखिए द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। अच्छा, एक पानी है और एक तेल है, दोनों को अगर हम कहीं कटोरे में पानी भर के डालते हैं तो कौन ज़्यादा फैलेगा, तो पानी ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि पानी का घनत्व तो क्या है, कम है, वो सड़सड़ा के पानी में मिल जाएगा। लेकिन तेल क्या होगा, एक जगह जाके इतनी दूर में फैल के रह जाएगा, क्योंकि उसका पृष्ठ घनत्व क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, कम है। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। अब ताप बढ़ाने में पृष्ठ तनाव, देखिए उदाहरण था, बहुत अच्छा उदाहरण आपको याद हो जाएगा। ये तेल है ना, तेल कितना गाढ़ा होता है, कड़ुआ तेल, किरासन तेल नहीं, कड़ुआ तेल यानी सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन जब उसको आप खौला दीजिए एक बार तो पानी जैसा हो जाता है। क्या होता है, पानी जैसा। अब उसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम हो गया, उसका पृष्ठ तनाव कम हो गया। वैसे ही नमक मिलाने से जल का क्या होता है, पृष्ठ तनाव
बढ़ जाता है। नमक मिलाते ही जल मोटा हो जाता है, जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जैसे देखिए उदाहरण में कुछ उदाहरण है। पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर के लार्वा डूब जाते हैं। अब मच्छर का लार्वा क्यों पानी पर वो अपना अंडा देता है, क्योंकि उसका पनिया मोटा होता है, पनिया इतना गंदा हो जाता है, इतना शुद्धि मिला हो जाता है, पानी मोटा हो जाता है, उस पर आराम से उसका लार्वा तैरते रहता है, अंडा तैरते रहता है। लेकिन जब उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं तो पानी पतला हो जाता है, पृष्ठ तनाव काफ़ी कम जाता है और वो मच्छर का लार्वा जो क्या होता है वो डूब जाता है अंदर में। वैसे ही गरम सूप आपको स्वादिष्ट लगेगा, गरम गरम पीजिएगा ना तो एकदम जीभ पे छहलाएगा, एकदम मतलब आपको चाहे गरम चाय पीजिए, गरम कॉफ़ी पीजिए, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जो है काफ़ी कम होता है और एकदम पानी की तरह मस्त लगता है। लेकिन ठंडा करके पीजिएगा तो आपको लगेगा कि गाढ़ा कोई चीज़ पी रहे हैं ना, कोई चीज़ गाढ़ा है, जीभ पे चढ़ेगा ही नहीं। तो गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। अब आगे पढ़ते हैं केशिकत्व। केशिकत्व क्या होता है भाई? केशिकत्व आपने देखा होगा कि आप एक रुई लीजिए, रुई का बतिहर बना दीजिए और बतिहर को आप तेल में डालते हैं तो यहाँ से तेल क्या होता है, चढ़ना शुरू हो जाता है और चढ़ते 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 ऊपर चला जाता है। तो ये चढ़ने की जो प्रक्रिया है यही केशिकत्व है गुण। केशिकत्व में द्रव के ऊपर चढ़ने या गिरने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। किसी नली में, केश नली, कोई भी नली है, देखिए नली नहीं कि पाइप का नली हो, ऐसा नहीं है, कोई भी नली जैसे रुई का जो है बतिहर, बत्ती जो होता है जो दिया में हम लोग लगाते हैं वो भी एक केश नली ही है। लालटेन का बत्ती ये भी एक केश नली है। तो सूखते सूखते ऊपर चला जाता है ना। ये पेन है ना, पेन से मैं लिख रहा हूँ, पेन में जो है अपने आप स्याही जो है इस निब में जो है यहाँ पर टच कर रहा है, अपने आप ये रिश्ते चला जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये भी क्या है, केश नली, केशिकत्व का ही उदाहरण है। यानी द्रव का एक गुण है केशिकत्व। इस गुण के कारण द्रव जो है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वह आराम से पसर सकता है उसमें वो ऊपर की ओर चढ़ते चला जाता है। तो इसी को हम लोग केश नली, ऊपर या नीचे गिरने की प्रक्रिया को केशिकत्व बोलते हैं। उदाहरण देखिए, ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर में जो है स्याही सोखती है, क्यों, केशिकत्व के कारण। लालटेन की बत्ती, इसमें तेल सोखता है। पेड़ पौधा नीचे से पानी खींच लेता है, कैसे, तो मनी प्लांट देखिए, मनी प्लांट आप लोग पानी डाल के उसको डालते हैं ना तो वो क्या करता है, पानी को खींचता है, केशिकत्व के कारण। पेन का निब, वही बात हो गई। तो केशिकत्व का उदाहरण आपने देख लिया, क्यों होता है ये जो है। केशिकत्व का मतलब क्या होता है, केशिकत्व क्या है, तो केशिकत्व एक गुण है। किसका गुण है, द्रव का गुण है, जिसके कारण क्या होता है, द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है या गिरता है। ठीक है। अब है श्यानता। श्यानता ये केवल द्रव या गैस में होता है। द्रव में अधिक होता है, गैस में थोड़ा कम होता है। क्या होता है, श्यानता में द्रव में थोड़ा अधिक होता है और गैस में कम होता है। क्या है ये श्यानता, आखिर इसका मतलब क्या होता है? अभी इसका जो है डेकापॉइस ऐसा यूनिट होता है ना, डीपी। श्यानता का क्या होता है, डेकापॉइस। ये ठोस में क्यों नहीं पाया जाता भाई? तो ठोस के अणु इधर उधर नहीं होते, जिस चीज़ के अणु इधर उधर घूमते हैं है ना, उसको हम लोग श्यानता, यहाँ पे उसी में जो है श्यानता गुण होता है। तो गैस का घूमता है, द्रव का क्या होता है, घूमता है। यानी किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच तरल के विभिन्न परतों, तरल क्या है, तरल मतलब द्रव, अब द्रव भी है, गैस भी तरल ही होता है। तो तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोधक गुण है ना, यानी कि कितना फैलता है कोई चीज़। अब जैसे देखिए द्रव में क्या होता है, द्रव में श्यानता जो है अधिक होती है। द्रव में क्या होती है, श्यानता अधिक होती है, क्योंकि उसके जो है थोड़े से नज़दीक रहते हैं। कहने का मतलब कि द्रव को ज़्यादा नहीं, द्रव जो है गैस की तरह नहीं फैल सकता। हमने यहाँ पे, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक ढक्कन जो है कोई तेल, एक बोतल मान लीजिए पानी गिरा देता हूँ और एक बोतल में यहाँ गैस जो है मान लीजिए कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे छोड़ देता हूँ। कौन ज़्यादा फैलेगा, कौन ज़्यादा आगे की तरफ भागेगा, तो गैस ज़्यादा। क्यों, क्योंकि गैस की श्यानता कम है, उसके अणु एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहते हैं, विरोधक गुण जो है ये कम है।
तो गैसों में गैस क्यों अधिक फैलता है? क्योंकि इसकी श्यानता काफ़ी कम होती है। श्यानता मतलब अणु को जोड़ के रखने का गुण। अब ठोस में तो कुछ है ही नहीं है, ठोस में तो सब बंधा हुआ ही रहता है। घूमता किस में है? द्रव और गैस में, दो ही चीज़ में होता है ये। केवल द्रव और गैस में श्यानता पाया जाता है, ठोस में श्यानता नहीं पाया जाता है। अब श्यानता उसके छोटे छोटे अणु होते हैं, उसको बांध के रखने का गुण जो है वही श्यानता बताता है। तो श्यानता काफ़ी ज़्यादा होता है द्रव में, तो द्रव का थोड़ा बंधा हुआ रहता है, और गैस में श्यानता बिल्कुल कम होती है, तो गैस पूरा फैला हुआ रहता है। बस। अब है प्रत्यास्थता। अब ये प्रत्यास्थता जो है, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी, जब मैंने पढ़ता था मैं खुद क्लास में 8 में और 10 में, तो ये मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैं इलास्टिसिटी पढ़ा तो मुझे समझ में आने लगा। आप लोग पैंट पहनते हैं ना, ट्राउज़र का रबर जो है वो क्या होता है? फैलता है। ट्राउज़र का रबर क्या होता है? फैलता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह जो है बल लगाने पर क्या होता है? अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है, और छोड़ देने पर फिर वो अपनी पुरानी स्थिति में चला आता है। यही गुण को बोलते हैं इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है m⁻⁻² होता है। कम बल लगाने पर ही यह बना रहेगा। मतलब क्या कि एक सीमा से अधिक बल लगाएंगे तो ये अपनी गुण को खो देगा। अब आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये जो है एक रबर है ना, इसको हम लोग एक निश्चित सीमा तक ही लंबा कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बल लगा देंगे तो वहाँ पे आकर रुक जाएगा, वहाँ से ज़्यादा ही लंबा होबे नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये चेन्नई से जम्मू कश्मीर तक चल जाएगा एकदम खींचते 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 खींचते, नहीं। इसकी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर ही आप इसको लंबा कर सकते हैं। इसका गुण आपको इलेक्ट्रिसिटी का गुण दिखाई देगा, लेकिन आवश्यकता से अधिक आप इस पर बल लगाइएगा, इसको लंबा खींच दीजिएगा, उसके बाद इसका स्थिति ये खो जाएगा। एक निश्चित सीमा के जाने बाद ये लंबा होना बंद हो जाएगा। एक निश्चित सीमा के बाद ये क्या होगा? लंबा होना बंद हो जाएगा। और लंबा होना बंद हो जाएगा मतलब कम बल लगाने पर ही यह इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ रहता है। एक निश्चित सीमा से अधिक बल लगाने पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? ये खो देता है। अब आते हैं सरल आवर्त नियम, आवर्त गति। आवर्त मतलब क्या होता है भाई? रिपीट। आवर्त मतलब होता है रिपीटिंग। कोई चीज़ रिपीट होता है। जैसे आप अपने घर से चले स्कूल गए, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई की और स्कूल से फिर आप वापस चले आए, तो आपका एक आवर्त गति कंप्लीट हो गया। मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे चले आए तो एक आवर्त गति जो है ख़त्म हो गया, और जो समय लगा वो आवर्त काल लगा। मतलब एक बार चक्कर लगाने में लगा समय। बार बार निश्चित पथ पर गति करना, है ना। ऐसे देखिए घड़ी का पेंडुलम होता है, एक बार ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, एक ही पथ पर ही क्या होता है? घूमते रहता है। अब ये 0 पॉइंट से एक बार इधर गया वापस आया, एक बार इधर गया वापस आया, एक आवर्त गति सी कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो निश्चित पथ पर जो बार बार जो गति दोहराई जाती है उसी को हम लोग आवर्त गति बोलते हैं। आवर्त मतलब होता है दोहराना। तो दोलन गति क्या होता है? तो कोई दोलन में क्या होता है कि पिंड, कोई वस्तु जो है एक पथ पर अपनी गति को दोहराती है तो वो दोलन गति बोलते हैं। मतलब यहाँ पे पिंड आ गया है, यहाँ पे पिंड नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ चलेगा। दोलन की लंबाई बढ़ाने पर आवर्त काल बढ़ जाता है। अब देखिए, अब ये मेरे ख्याल से मेरे पास जो है ये 4 इंच का एक पेंसिल है, ठीक है, 5 इंच मान लीजिए, 5 इंच का एक पेंसिल है। अब इस पेंसिल को मैं रस्सी से यहाँ बांध के लटका देता हूँ। अब ये लटकना शुरू हो गया, है ना। तो ये जितना एक बार ऐसे 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 घूमने में जो समय लेगा, और यही पेंसिल की मैं लंबाई बढ़ाता हूँ, या डोरी का लंबाई मैं 10 मीटर कर देता हूँ, तो ये तो ज़्यादा समय लगेगा घूमने। 10 मीटर को फिर इधर दोनों तरफ जाना है, त्रिज्या बढ़ गई तो इसका जो है दूरी भी बढ़ जाएगा, तो अब इसको घूमने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आवर्त काल बढ़ जाता है जब हम लोग लंबाई को बढ़ा देते हैं। अब यही एक क्वेश्चन आता है कि झूले पर बैठी हुई लड़की एकाएक खड़ी हो जाती है तो आवर्त काल में क्या अंतर आता है? तो देखिए, झूला पर एक लड़की बैठी थी, है ना, ये एक झूला था, झूले की लंबाई 10 मीटर, ठीक है, इस पे एक लड़की बैठी हुई थी, ठीक है। अब ये बैठी हुई थी तो ठीक था, अब ये खड़ी हो गई, अब ये खड़ी हो गई,
तो खड़ी होने पे क्या हुआ, लंबाई बढ़ गया। खड़ी होने पे क्या हुआ, लंबाई बढ़ गया। अब लंबाई बढ़ गया तो क्या होगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब वो अगर खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब झूले पर 2 लोग के, एक लड़की की जगह अगर 3 लड़की आके बैठ गई तो आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, आवर्तकाल उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे ऐसे आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तरंग। अब देखिए तरंग होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है यांत्रिक, एक होता है अयांत्रिक। एक होता है यांत्रिक, एक होता है अयांत्रिक। यांत्रिक में 2 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य मतलब क्या होता है, अनुदैर्घ्य मतलब होता है माध्यम के कणों के कंपन की गति के समानांतर, यानी जिस माध्यम में वो गति कर रही है तरंग, वो उसी माध्यम में जो कण होते हैं छोटे छोटे उसके, वो जिस दिशा में गति करते हैं उसी दिशा में ये भी साथ साथ गति करती है। ठीक है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है और इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसको किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम को। ये बिना माध्यम के ये गति तरंग नहीं कर सकता। इसको जैसे गिटार, अब गिटार में हम लोग बिना छुए हुए, बिना गिटार के तार की वजह से, मान लीजिए कि फोन, मान लीजिए एक आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एक आपके पास मोबाइल फ़ोन है और एक आपके पास लैंडलाइन है। इसमें जो है यांत्रिक यूज हो रहा है और इसमें अयांत्रिक यूज होगा। क्यों, क्योंकि इसको जो है तार के थ्रू हमारा आवाज़ पहुंच रहा है, ये तरंग जो है तार के थ्रू पहुंच रहा है। और यहाँ पे जो है मोबाइल, इसमें तार की ज़रूरत नहीं है, इसमें अयांत्रिक चलेगा। ठीक है, तो यांत्रिक जो होते हैं, यांत्रिक में जो अनुदैर्घ्य होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों को ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती हैं, माध्यम की जरूरत पड़ती है। वहीं अनुप्रस्थ में माध्यमों के कणों के गति के लंबवत, यानी सीधा। ठीक है, हालांकि माध्यम की आवश्यकता इन दोनों को होती है, यानी कोई भी यांत्रिक, इसको ही माध्यम की जरूरत होती है, यांत्रिक को। अयांत्रिक को चुंबकीय तरंगें होती है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप ट्रेवल करते रहते हैं। तो समझ गए इसको। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ गुण हैं, इस गुण को आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये उदासीन होते हैं, ये किसी की तरह केमिकल रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, दूसरा ये अनुप्रस्थ होते हैं, अनुप्रस्थ मतलब कहीं भी लंबवत पड़ते हैं। तीसरा जो है प्रकाश के वेग से ये गमन करते हैं, जितनी तेज प्रकाश गमन करता है, लाइट गमन करता है, उसी के बराबर ये भी गति करते हैं। ऊर्जा और संवेग इसमें दोनों होती है और मैक्सवेल द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण हैं। अच्छा, कौन कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सब ध्यान में रखिएगा, प्रश्न जब आएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट काम देगा। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा नहीं है, कैथोड नहीं है, ये अल्फा बीटा नहीं है, गामा है, अल्फा बीटा नहीं है, ध्वनि नहीं है, प्रासरविक ध्वनि नहीं है, कैथोड नहीं है। इन सबको जो है ये चुंबकीय तरंग नहीं है, इन सबको जो है बिना तार के आप बिना ऐसे ही नहीं पहुंचा सकते हैं कहीं। गामा किरण, गामा किरण की खोज की थी पॉल विलार्ड ने, लेकिन नामकरण इसका किसने किया था, रदरफोर्ड ने। कंफ्यूज मत होइए, कितने लोग गामा किरण देखते हैं रदरफोर्ड मार देते हैं, नहीं, गामा किरण की खोज की थी पॉल विलार्ड ने और नाम इसको किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में, कृत्रिम रेडियो धर्मिता में, ये रेडियो मैंने सिर्फ लिख के छोड़ दिया, कृत्रिम रेडियो धर्मिता हो जाएगा यहाँ पे। और एक्स किरण, एक्सरे, एक्सरे जानते हैं, हम लोग जाते हैं एक्सरे करवाने। एक्सरे का आविष्कार जो है ये रोंटगन ने किया था, रोंटगन ने किया था। ये रोंटगन ने नहीं किया होता तो आज हम लोग अपने शरीर के अंदर का जो पार्ट देख लेते हैं एक्सरे के थ्रू, हड्डी वगैरह, वो नहीं देख पाते। इसका उपयोग कहाँ होता है, चिकित्सा में और उद्योग में। वैसे ही पराबैंगनी किरण जो थी उसका आविष्कार रीटर ने किया था। ये यहाँ पे सिकाई में होता है, सिकाई वगैरह होता है, उसमें बैक्टीरिया को नष्ट करने में होता है। और आगे चलते हैं, अवरक्त किरणें, इसको हर्शेल ने, थोड़ा सा मैं ऊपर उठाता हूँ कैमरा को, यहाँ देखिए मैंने लिखा है अवरक्त किरणें, इसको हर्शेल ने इसको खोजा था। कुंहड़े में भी फोटोग्राफी करना होता है और रोगियों की सिकाई जो है अवरक्त किरणों द्वारा होती है।
ये चीज़ हो गई। अब हम लोग सबसे थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे ध्वनि। देखिए पूरे फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पढ़ना है वह पढ़ रहा है प्रकाश, वह पढ़ना है प्रकाश, जिसमें आप लोग को लेंस वगैरह, दर्पण वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो हम लोग अगले में पढ़ेंगे। इसमें चलिए पढ़ते हैं ध्वनि तरंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ध्वनि, यहाँ पे 3 तरह की ध्वनि के बारे में पढ़ना है। एक तो होता है अवश्रव्य, अवश्रव्य। अवश्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से नीचे। देखिए जनरली आप लोग जान लीजिए कि मनुष्य की श्रवण सीमा कितना आदमी सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो या 20,000 हर्ट्ज से कम हो। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही मनुष्य जो है ध्वनि को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे तो नहीं सुन सकता, इसको अवश्रव्य बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो गया, मैक्सिमम लिमिट से ऊपर हो गया, इसको पराश्रव्य, परा मतलब परलोक मान लीजिए, एकदम पार चला गया 20,000 हर्ट्ज। तो मनुष्य केवल इसको सुन सकता है, मनुष्य इसको भी नहीं सुन सकता, इसको भी नहीं सुन सकता। उपयोग किस में होता है पराश्रव्य तरंग का? संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई पता करने में, कीमती कपड़े या वायुयान के जो पुर्जे होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ पराश्रव्य किरणों द्वारा सफाई होती है, कारखानों की कालिख हटाने में, और दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में। इन सब में जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है। अच्छा ध्वनि, अब ध्वनि गमन कैसे करते हैं? देखिए ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं करेगा। अब देखिए मैं 3 चीज़ बना रहा हूँ। ये है ठोस, आपको भी याद भी करवाना है इसीलिए, द्रव, और ये है गैस। ठोस में क्या होगा? ठोस में कोई चीज़ क्या रहेगी? इस तरह से रहेगी, है ना। द्रव में कोई चीज़ इस तरह से रहेगी, है ना। और गैस में एकदम ये अंदर का जो अणु है एक यहाँ 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 ऐसे रहेगा, फैला हुआ, है ना। अब देखिए आपको रोड पर चलना है, आपको ये सपाट रोड मिला, आपको ये पथरीला रोड मिला, आपको ये रोड, इसमें तो पत्थर एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एक यहाँ है ना। और सब पत्थर पर पैर रख के चलना है, तो आप किस में ज़्यादा तेज चलेंगे? इसमें ज़्यादा तेज चलेंगे कि इसमें जो माध्यम जो है सटा हुआ है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा, और इस पर जो है आपको दौड़ने में आसानी होगा। इस पर दौड़ने में थोड़ा कठिनाई होगा, इस पर बहुत कठिनाई होगा। तो इसीलिए ध्वनि को जो ये मिलता है इसमें सबसे अधिक, यहाँ देखिए सबसे अधिक ठोस में इसका वेग रहता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे ज़्यादा ठोस में कितना रहता है? 5130 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं द्रव में, तो द्रव में अगर है तो 1483 मीटर पर सेकेंड, और इसमें 332 मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई इसमें कम? तो समझ गए, क्योंकि इसमें ये गैस है, इसमें अणु दूर दूर रहते हैं, ध्वनि को कैच करने में दिक्कत होती है, चलने में। तो ध्वनि सबसे कम तेज चाल चलती है गैस में, उससे अधिक द्रव में, और सबसे अधिक ठोस में। समझ गए इस चीज़ को एकदम। दाब कितना भी हो ध्वनि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई अगर यहाँ कहीं लिखा हो कि इनमें से सही कथन चुनिए, दाब जो है ध्वनि पर असर डालता है, जी नहीं, दाब का ध्वनि पर कोई असर नहीं पड़ता। ताप के समानुपाती होता है, जितना ताप बढ़ाइएगा ध्वनि उतना तेजी से, यानी गर्मी में आपको ध्वनि तेजी से सुनाई देगा। अधिक घनत्व में चाल भी अधिक हो जाता है। देखिए घनत्व मैंने वही बोला था, ये घनत्व ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ चाल क्या हो गया? अधिक हो गया। यहाँ घनत्व कम था, यहाँ चाल कम हो गया। यहाँ घनत्व और कम था और कम हो गया। अब पूछा था कि बारिश हुआ हो, यानी ठंडा का मौसम हो, बारिश हो रखा हो, और एक जो है धूप खिला हुआ हो, किसमें ध्वनि का तेज ज़्यादा रहता है? इसमें रहेगा। कि बारिश में क्या होता है, घनत्व वायु में घनत्व बढ़ जाता है, कण जो है नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, जिसके कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है ज़्यादा। तो अधिक घनत्व में चाल जो है अधिक हो जाती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा 95 डेसिबल है। ये देखिए डेसिबल में नापा जाता है ध्वनि को, वो हर्ट्ज जो था ऐसा ही मात्रक था, ये अलग चीज़ है। 95 डेसिबल की आवाज़ को सुन सकता है, इससे ज़्यादा की आवाज़ को, मैक्सिमम आवाज़ जो है अधिकतम, इससे कम भी सुन सकता है, लेकिन अधिकतम इससे ज़्यादा जो है आदमी नहीं सुन सकता। ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर 1/10 सेकंड तक रहता है। हम कोई चीज़ हम तुम बोले ऐ, तो ऐ गूंजता रहेगा 1/10 सेकंड तक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मा। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो हमेशा प्रश्न आते हैं, मैंने भी कई बार फेस किया है। ऊष्मा जो है द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की द्रव्यमान पर जो है ऊष्मा क्या करती है? निर्भर करती है।
1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। ये ऐसा यूनिट है कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.186 जूल। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक संबंध है, हमेशा कभी आपको चेंज करना हो, जैसे फ़ारेनहाइट को आपको डायरेक्ट केल्विन में चेंज करना है, तो फ़ारेनहाइट या ये और ये केल्विन दोनों को बराबर करके रख दीजिए, आपको मान निकल जाएगा। तो देखिए C माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 100 वाला को साथ में लिख सकते हैं, है ना, और ये 180 वाले को आप साथ में लिख सकते हैं। ऐसे आपको आराम से याद हो जाएगा, ऐसे आपको आराम से ये याद हो जाएगा। C माइनस 100/100 बराबर होता है F माइनस 32/180, ये बराबर होता है R माइनस 0/80 और ये बराबर होता है K माइनस 273/100। अब C फॉर सेल्सियस, F फॉर फ़ारेनहाइट, R फॉर रिएक्टर और K फॉर केल्विन होता है। अब यहाँ पे आपको कोई में किसी में संबंध स्थापित करना हो, जैसे मान लीजिए F दिया हुआ हो, आपको सेल्सियस में निकालना हो, तो दोनों को बराबर करके निकाल लीजिए। ये फार्मूला ये दोनों को ले लेंगे। अगर आपको K दिया हो, F निकालना हो, तो ये और ये दोनों को बराबर लिख के कर लीजिए। ठीक है। किसी वस्तु का ताप इससे कम नहीं हो सकता, यानी परम शून्य ताप है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य। इससे नीचे नहीं हो सकता ताप, इससे नीचे जो है नहीं हो सकता। सबसे नीचे होने का जो है वैल्यू कितना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर, कौन सा थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, मैंने बाद में यहाँ पारा लगाया था। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ये तो है थे, इन्हीं के नाम पर जो है यहाँ फ़ारेनहाइट पड़ा ताप को मापने के लिए। अच्छा, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सर थॉमस क्लीफॉल एल्बर्ट ने किया था। इसको याद रखेंगे। ऊष्मा संचरण, देखिए चालन यानी चल सकते हैं आप, चल सकते हैं ठोस पर, यानी सड़क पर। सड़क ठोस है, मैंने बताया था। ये इस पे आप चल सकते हैं, इस पे आप रेंग सकते हैं और इस पे आप उड़ सकते हैं। यानी उड़ने के सिवाय हवा में तो उड़ ही ना सकते हैं। वैसे ही चालन जो होता है ठोस में होता है, संवहन गैस तथा द्रव में, और विकिरण बिना किसी संपर्क के विकिरण होता है। तो जरूर आप लोग इसको याद रखें। त्रिक बिंदु क्या है, त्रिक बिंदु, त्रिक से मतलब होता है 3। ऐसा बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों एक अवस्था पर पाया जाता हो, यानी ठोस, द्रव, गैस, एक ऐसा ताप, कोई ऐसा ताप बिंदु हो जिस पर तीनों जो है एक ही अवस्था में पाया जाए, उसी को हम लोग त्रिक बिंदु बोलते हैं। गलनांक, गलनांक इसका नाम है गलनांक, मतलब गलेगा कि नहीं गलेगा। तो जिस ताप पर वस्तु गल जाए, जिस ताप पर वस्तु क्या हो, गल जाए, तो गल के क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, है ना। तो कोई वस्तु जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाए उसी को उसका गलनांक बोलते हैं। देखिए ठोस द्रव बनता है ना, वह उस ताप बिंदु को हम लोग उसका गलनांक बोलते हैं। मान लीजिए कि लोहा 5000 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, पिघलने लगता है, द्रव बनने लगता है। तो 5000 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, गलनांक हो गया। यानी जो चीज़ जिस ताप पर गलती है उसको उसका गलनांक बोलते हैं। इसका उल्टा ये होता है हिमांक, यानी जमना। कोई चीज़ जब जमती है, द्रव जो है ठोस बन जाता है, उसको उसका हिमांक बोलते हैं। जैसे कि -0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमता है, तो पानी का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्वथनांक क्या है, तो क्वथनांक में द्रव वाष्प में, मान लीजिए कि पानी है ना, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो ये ऑलरेडी क्या है, द्रव था। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में क्या हो जाएगा, ये भाप बनने लगेगा, है ना, यानी गैस में परिवर्तित होने लगेगा। तो ये इसका क्वथनांक हो गया 100 डिग्री। तो जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगे उसको उसका क्या बोलते हैं, क्वथनांक। गुप्त ऊष्मा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कोई जिस ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता हो वो उसका गुप्त ऊष्मा हो जाता है। भाप में बहुत अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। यही क्वेश्चन बार बार आता है कि गर्म पानी से हाथ कम जलता है, भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। भाप उस ऊष्मा पे रहता है, उतना गर्मी रहता है जितना में पानी क्या होता है, भाप बन जाता है। गर्म पानी तो पानी रहता है, लेकिन गर्म पानी से भी ज़्यादा ऊष्मा चाहिए पानी को भाप बनाने के लिए।
पानी को गर्म करने के लिए कम गर्मी चाहिए, लेकिन उसको भाप बनाने के लिए ज़्यादा गर्मी चाहिए। तो भाप में अधिक ऊष्मा होती है, इसलिए हमारा हाथ भाप से ज़्यादा जलता है। प्रशीतक, प्रशीतक आप समझ जाइए, ठंडा रखने वाला, प्रशीतक बोलते हैं ठंडा रखने वाला। ये वाष्पन के द्वारा जो है ठंडक। अब प्रश्न आता है, ये मैंने क्यों यहाँ एक लाइन लिखा, प्रश्न आता है कि प्रशीतक में किस विधि द्वारा यह प्रशीतक ठंडा रखता है, तो वाष्पन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पन। कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन। हमारे फ्रिज में फ्रीऑन गैस होती है। फ्रिज भी हमारा एक प्रकार का प्रशीतक है। अप्रतिदीप्त, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रकाश के बारे में, थोड़ा सा प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ध्यान से उसको पढ़ना है, उसको समझना है, तब आएगा। प्रदीप्त वस्तुएं, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब हो गया। अप्रदीप्त वस्तुएं, ये स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे मेज, कुर्सी, दीवार, इस पर प्रकाश जाता है, टकरा के आता है, तब जाके हमें ये चीज़ दिखाई देती है। पारदर्शक, प्रकाश आर पार हो जाए। अपारदर्शक, जिससे नहीं हो। और अर्धपारदर्शक, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो, जैसे तेल लगा हुआ कागज, इसमें प्रकाश पार होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, हल्का धुंधला आएगा। अपारदर्शक में होबे नहीं करेगा, लकड़ी, लोहा, इससे पार होबे नहीं करेगा। पारदर्शक में शीशा हो गया, इससे पार हो जाता है। प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, डिस्टर्बेंस मान लीजिए इसको। अवरोध आ गया प्रकाश, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग, और अब प्रकाश हम लोग यहाँ से चला था, यहाँ कुछ नहीं था, प्रकाश सीधा जाके मेरे टेबल पे पड़ रहा है। अब बीच में मैंने ये रख दिया, तो ये क्या होगा, इसकी परछाई पीछे बनेगी। इसकी परछाई क्या होगी? पीछे बनेगी। मतलब प्रकाश जो है वो इसमें टकराने के बाद इसे कट के साइड से निकल जाता है, जिसकी वजह से परछाई बनती है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। अवरोध से थोड़ा मुड़कर जो है परछाई में प्रवेश करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। अब प्रकाश क्या होता है कि कोई चीज़, ऐसी चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए कोई कांच का प्रिज्म है, कोई कांच का ये प्रिज्म है। अब प्रकाश हमने डाला, अब प्रकाश यहाँ से मुड़ी नहीं, प्रकाश यहाँ पे छितर गई, है ना, यहाँ प्रकाश बट गया, क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये हवा से जो है ये कांच में जा गया प्रकाश, और कांच से जो प्रकाश निकला वो कई तरह का प्रकाश निकला। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते हुए अलग दिशाओं में प्रकाशित होना। आकाश का रंग हमें नीला इसलिए दिखाई पड़ता है। आकाश क्या होता है, जब प्रकाश आता है सूर्य का, जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, प्रकाश फैल जाता है, फैल जाता है। सबसे अधिक जो है नीला रंग विक्षेपित होता है, तो नीला रंग जो है हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। हमें आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला। जनरली आकाश का रंग काला है। प्रकाश का परावर्तन ही तो जानते हैं, चिकने सतह पर प्रकाश जो है सीधे यहाँ पे आया, प्रकाश टकरा के चला गया, है ना, आया टकरा के चला गया, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ा। आगे हम लोग डे 22 में क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण से प्रकाश। देखिए दर्पण आ गया ना, दर्पण, लेंस और प्रतिबिंब सब आएगा, ये आएगा डे 22 में। तो 164 पेज तक हमने अभी तक पढ़ा। ये हमारा साइंस। आपको अगर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिली, समझने को मिली और आपको याद हो गया। तो ऐसे ही फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री थोड़ा सा ये रहेगा, बायोलॉजी भी इस तरह से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन उसमें वन लाइनर के रूप में हम लोग सारे क्वेश्चंस को, सारे के सारे क्वेश्चन को टच करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जल्दी मैं इस किताब को ख़त्म कर दूंगा, तब आपकी भी शिकायत दूर, मुझे भी संतुष्टि, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए है। तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोज़ को जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे जो है हिम्मत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।